चलो देखो चैप्टर का नाम अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन DIFFERENTIAL इक्वेशन EQUATIONS चैप्टर नंबर 9 है। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशंस। हो गया जी। चलो अभी देखो, अभी अवकल समीकरण है क्या, नाम से स्पष्ट हो रहा है। अवकल अर्थात अवकलन, और समीकरण मतलब कोई समीकरण होगा जिसमें दो पक्ष होंगे। तो अवकल समीकरण है क्या, सीधी सी बात, अवकल समीकरण किसे कहते हैं? अवकलन करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। आया समझ में जी? ध्यान देना, अवकलन करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक फलन था y² बराबर x³ प्लस यक्स, ऐसा एक फलन था हमारे पास। तो हमने इसका अवकलन कर दिया, वो भी किसके सापेक्ष किया? x के सापेक्ष, ठीक है ना? तो कहे इसको डी डी एक्स ऑफ y², और इधर कहे डी डी एक्स ऑफ x³, और प्लस इसको कहे डी डी एक्स ऑफ यक्स। घात आगे आती है, घात में से घट जाता तो इधर बचा 2y, लेकिन हमने कुछ किया यहाँ पे, कुछ और लिखा जाएगा dy dx, क्योंकि यक्स के सापेक्ष हम किसका कर रहे हैं? y का कर रहे हैं ना। और जब भी एक चर के सापेक्ष दूसरे का अवकलन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? परतंत्र। ये स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलन करना, और साथ में अवकल गुणांक हमें लिखना पड़ता है, अर्थात क्या? dy dx बराबर जी, इधर घात आगे आती है, घात में से एक घटेगा, दो घात बचेगी ना, और इधर यक्स का अवकलन 1। अब ये जो मिला हमको, यही तो अवकलन करने के बाद मिला ना। समीकरण है कि नहीं है? ये समीकरण है, कैसे पता चला? समीकरण में दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? देखो बराबर लगाए ना, एक इधर एक उधर, दो पक्ष है कि नहीं है? तो दो पक्ष है, इसका मतलब समीकरण है ये। अब कैसे पता चला अवकल समीकरण है? क्योंकि अवकलन करने के बाद प्राप्त हुआ है, ये हुआ है ना, तो इसे अवकल समीकरण कहेंगे। अब इसमें कुछ चीजें तुमको दिख गई। यहां हमने यक्स को स्वतंत्र माना है क्योंकि यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, समझ गए ना? तो अब दिखा क्या तुमको, ये देखो, जो जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे थे वो भी दिखा ना, जिस चर पद को तुमने परतंत्र माना था वो भी दिखा ना, और इस स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांक अर्थात dy dx भी दिखा कि नहीं दिखा? तो यही अवकल समीकरण की परिभाषा बन गई कि एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो, और परतंत्र चर के सापेक्ष स्वतंत्र चर का अवकल गुणांक हो ना, और स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांक हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। अब हमने यहाँ पे केवल तुमसे कहा था अवकलन करने के बाद प्राप्त समीकरण को, हमने ये कोई बाउंडेशन नहीं लगाया था कि एक कई बार अवकलन करना है, कि 2 बार करना है, 3 बार करना है, ठीक है ना? चाहे जितनी बार कर सकते हो तुम। तो यहाँ हमने कितनी बार किया है? एक बार किया ना, अर्थात ये एक कोटि का अवकल समीकरण है। अभी 2 बार अवकलन किए होते तो हमको दिखता क्या? d2y dx² दिखता ना, तब कहते 2 कोटि का अवकल समीकरण। 3 बार करते तो d3y dx³ दिखता ना,
तब कहते हैं 4 कोटि का अवकल समीकरण। समझ गए? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो निष्कर्ष क्या निकला? अवकलन करने के बाद जो समीकरण प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहेंगे? अवकल समीकरण कहेंगे। हो गया? अब इसी अवकल समीकरण के बारे में हमको पढ़ना है। अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने का क्या मतलब? फिर उसका एक बार अवकलन कर दें। अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने का मतलब समझते हो कि जिससे वो अवकल समीकरण बना था उसी को फिर ज्ञात करो। जिससे वो अवकल समीकरण बना था उसी को फिर तुम ज्ञात करो। निष्कर्ष, इससे तुमने इसको बनाया था ना? तो कैसे बनाया था? उससे, इससे तुमने इसको कैसे बनाया? क्या करके बनाया? तो अगर इससे इसको लाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें समाकलन करना पड़ेगा। मतलब अवकल समीकरण का हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। और 3 विधियां यहां पे पढ़नी है अवकल समीकरण को हल करने की। एक साधारण विधि जिसमें तुम्हारा y dy के साथ चला गया, x सीधा dx के साथ चला गया, हो जाएगा ना आराम से। देखो 2y dy एक साथ रोक सकते हो, dx को नीचे सीधा भेज दो तो x के साथ dx चला गया ना, सिंपल हो गया ना। दूसरा जिसमें y dy के साथ न जाए और x dx के साथ न जाए परंतु उसमें सभी पदों की घातें समान हो, अर्थात समघातीय। क्या? समघातीय। ठीक है ना। और तीसरा टाइप रैखिक, रैखिक अवकल समीकरण। ये 3 का पढ़ना है। इन्हीं तीनों में से तुमसे सवाल पूछा जाएगा और मान के चलो 15 नंबर तो कम से कम फिक्स है। इससे मिनिमम 15 नंबर फिक्स है, याद रखते रहना, क्योंकि इसमें समाकलन भी करना पड़ रहा है ना। समाकलन का कोई भी रूल लगेगा यहाँ पे, चाहे आंशिक भिन्न, चाहे पूर्ण वर्ग, चाहे x घात 4 वाला, कुछ भी लग सकता है। समझ गए? आंशिक भिन्न और पूर्ण वर्ग तो लगभग लग जाते हैं। तो इसीलिए समाकलन में जो पूर्ण वर्ग और आंशिक भिन्न का सवाल पूछना था उसको वहां नहीं पूछ के सीधे यही पूछ लेगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए ध्यान में रखे रहना, सवाल की प्रायिकता यहां से ज्यादा बनती है। शुरू करते हैं। पहले हेडिंग लिखेंगे हम लोग अवकल समीकरण। अवकल समीकरण अवकल समीकरण हो गया ना। तो अवकल समीकरण की कोई साधारण परिभाषा पूछता है तो सीधे ही बोल देना कि अवकलन करने के बाद प्राप्त समीकरण को क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। बस अभी थोड़ी बताना कई बार किए, तुम जो पूछो बताएंगे तब। 1 कोटि का पूछो तो 1 बार अवकलन करने बताएंगे, 2 कोटि का पूछे 2 बार अवकलन करने बताएंगे। ठीक है ना। लेकिन जब तुमने अवकल समीकरण पूछा सीधा सीधा हम कह देंगे अवकलन करने के बाद प्राप्त समीकरण को क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। लेकिन अगर तर्कपूर्ण परिभाषा लिखनी है तो स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y और स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांक से मिलकर जो समीकरण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। शुरू करते हैं। परिभाषा लिखो स्वतंत्र चर x, ऐसे 1 मिनट, स्वतंत्र चर x कैसे लिख सकते हैं अपने मन से? यक्स मत लिखो, केवल स्वतंत्र चर लिखो। अभी जब एग्जाम्पल लिखेंगे तब केवल स्वतंत्र चर लिखो। स्वतंत्र चर कॉमा परतंत्र चर, स्वतंत्र चर कॉमा परतंत्र चर और हो गया ना। स्वतंत्र चर के सापेक्ष और स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का, परतंत्र चर का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक से मिलकर बना अवकल समीकरण, से मिलकर बना समीकरण लिखना, अवकल समीकरण नहीं, से मिलकर बना समीकरण
अवकल समीकरण कहलाता है। से मिलकर बना समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। हो गया। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, जैसे जैसे यदि कोई फलन y बराबर fx हो तो, यदि कोई फलन y बराबर fx हो तो, अब देखो तुमने लिखा y बराबर fx, तो इससे कुछ पता चल गया, जो f के अंदर होता है वो स्वतंत्र चर होता है, और जो इधर होता है ये परतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर का मतलब जो स्वतंत्र है, बदल सकता है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। परतंत्र का मतलब वो अपने आप नहीं बदलेगा, वो दूसरे पर निर्भर है। आया समझ में? अर्थात जब हम x का मान बदलेंगे तब किसका मान बदलेगा? y का मान बदलेगा। समझ गए? इसलिए हम यहाँ y को परतंत्र चर कहेंगे और x को क्या कहेंगे? स्वतंत्र चर कहेंगे। हो जाएगा ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। चलो क्या लिखे? यदि कोई फलन y बराबर fx है तो हो गया, तो स्वतंत्र चर x, तो स्वतंत्र चर x कॉमा परतंत्र चर y कॉमा परतंत्र चर y और अवकल गुणांक। अब देखो स्वतंत्र चर तुम्हारा x हो गया, परतंत्र चर तुम्हारा y हो गया, और उसमें हमने कहा स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकल गुणांक। तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष मतलब जिसके सापेक्ष कहा वो नीचे रहेगा, तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष कहा तो x नीचे रहेगा, और किसका अवकल गुणांक जी? y का, तो y ऊपर रहेगा। हो गया ना? और अवकल गुणांक पुस्तक में लिख लेना dy/dx, और अवकल गुणांक dy/dx से मिलकर बना समीकरण, से मिलकर तो इसमें डायरेक्ट लिखवा दिया dy/dx ना, बात तो वही हो गई। वहां पे हमारे पास पता नहीं था कौन स्वतंत्र है कौन परतंत्र है, इसलिए हिंदी लिखवाना पड़ा पूरा उसका। क्या लिखे? से मिलकर बना समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। अवकल समीकरण कहलाता है। हो गया ना? नीचे इंडिकेट पॉइंट एक तो सिंगल लिख लो, या पहले इसमें जैसे लिख लो, जैसे एक तो पहले यही लिख लो 2y इंटू dy/dx इज इक्वल 3x² + 1। ऐसे भी हो सकता है dy/dx बराबर 3, फिर dy/dx बराबर ये x² + 3, ऐसे भी हो सकता है। ये ऐसे भी तो हो सकता है d2y/dx² बराबर 3x, इस तरह से भी आ सकता है। अब ये कितने कोटि का है? 2 बार किए 2 कोटि का है ये। ऐसे भी आ सकता है dy/dx² + y इज इक्वल x, ऐसे ही तो हो सकता है। नोट कर लो। इसका ये अरे उससे नहीं मतलब, वो तो मान लो कुछ भी हो सकता है, अवकल समीकरण बनाना है। अब ये कठिन अवकल समीकरण इतनी आसानी से इसका नहीं मिलने वाला हमको, दूसरी विधि इसमें लगानी पड़ेगी।
मान लो वहां पे y कैसे आ सकता है जानते हो? मान लो ये जो y के बराबर फलन रहा होगा वही फलन यहाँ आ गया हो, उसका वैल्यू y रख दी गई होगी। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया होगा करड़ी में x³ + x, तो करड़ी में अगर x³ + x आ गया तो उसी की जगह क्या रख दिए होंगे? y रख दिए होंगे, क्योंकि y का वैल्यू यही है ना। वैसे जो सवाल रहेगा उसी हिसाब से रहेगा। अभी देखेंगे जब इसमें अवकल समीकरण बनाएंगे तब मिलेगा हमको। जो तुम लोग को उत्तरोत्तर अवकलन हम लोग पढ़े थे ना लास्ट में, एक बार अवकलन करके 2 बार अवकलन करके बता रहे थे अवकलन कर लो फिर वैल्यू रख दो उसमें, वही वाला यहाँ पे पहले पढ़ना है हमको, समझ गए? उसके बाद तब अवकल समीकरण को हल करना है। तो अब तो ये अवकल समीकरण हो गया। अब अवकल समीकरण का प्रकार देखना है। अवकल समीकरण 2 प्रकार का हो सकता है। देखो कहने मतलब यहां पर क्या है, स्वतंत्र चर निश्चित है और परतंत्र चर भी निश्चित है। दिखाई दे रहा है? कभी कभी क्या होता है कि एक ही फलन में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर आ जाते हैं। मतलब फलन का मान 2 या 2 से अधिक चरों के मान पर निर्भर करने लगता है। तो वहां पे अवकलन करते समय दोनों स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। कर सकते हैं, दोनों स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। और जब दोनों स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलन कर दिया गया तो उसको हम आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? आंशिक, क्योंकि उसमें कोई भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर नहीं है, आंशिक रूप से स्वतंत्र चर है दोनों। ध्यान देना। तो जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर आ जाएंगे तब उसे हम आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे, और जब एक ही स्वतंत्र चर होगा तो उसे हम साधारण अवकल समीकरण कहेंगे। अब चर्चा उठती है कि इसको पहचाना कैसे जाए। एक तो सीधा सीधा उसमें डेल लगा रहेगा, डी नहीं लगेगा, उसमें डेल लगेगा जो कि आंशिक को प्रदर्शित करता है, ये लगेगा। मतलब यहाँ जहां डी दिख रहा है ना वही डेल दिखेगा, हो गया ना। और दूसरी बात, जो इसमें नीचे दिख रहा है क्या दिख रहा है? यक्स। तो अगर साधारण अवकल समीकरण है तो एक बार यक्स दिख गया तो हर जगह नीचे यक्स ही दिखेगा, समझ गए? लेकिन अगर आंशिक अवकल समीकरण है तो एक जगह यक्स दिखा तो दूसरी जगह दूसरा स्वतंत्र चर क्या दिख सकता है? वाई जेड कुछ भी दिख सकता है, समझ गए? तो इस तरह से आसानी से पहचान सकते हो। पहला तो इसी से पहचान सकते हो कि डेल लगा रहेगा, और दूसरा जो नीचे चर पद है वो बदला रहेगा, कहीं यक्स रहेगा, कहीं जेड रहेगा, कहीं वाई रहेगा, समझ गए? तो लिख सकते हो, हेडिंग लिखो। लिख रहे हैं अभी परिभाषा में आ रहा है, लिख रहे हैं ना वही। हेडिंग लिखो, अवकल समीकरण के प्रकार। पढ़ना हमको यहाँ पे यही वाला है, हमको उससे नहीं मतलब है। परिभाषा देख लेंगे, उदाहरण देख लेंगे। क्या लिखेंगे? अवकल समीकरण के प्रकार। हो गया। पहली हेडिंग साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण, हो गया ना। लिखो इसमें ऐसे अवकल समीकरण, ऐसे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर होता है, जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर होता है, ऐसे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर होता है, हो गया ना, साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। ध्यान देना है, जिनमें केवल एक ही स्वतंत्र चर होता है। जैसे हमारा ये वाला दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है? इसमें नीचे केवल क्या दिख रहा है?
यक्स। कहीं ऐसा है कि नीचे वाई भी दिखा है हमको? नहीं दिखा है। इसका मतलब ये साधारण अवकल समीकरण है। इसमें भी देखो जो भी नीचे दिख रहा है क्या दिख रहा है? सब जगह यक्स ही दिख रहा है ना, मतलब सब साधारण अवकल समीकरण है। ऐसे भी तो हो सकता है d2y dx स्क्वायर प्लस यक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस 2 बराबर 0, ऐसा भी तो आ सकता है ना। तो इसमें भी बताओ ये साधारण है कि आंशिक है? ये भी साधारण है। भले ही दो बार दिखा, लेकिन दोनों बार नीचे क्या दिख रहा है? एक्स ही दिख रहा है ना, अर्थात एक ही स्वतंत्र चर दिख रहा है, दो स्वतंत्र चर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? साधारण अवकल समीकरण। क्या है जी? साधारण अवकल समीकरण। तो लिखो इसको जैसे 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 ये वाला लिख सकते हो, इसको लिख लो, ये ऊपर वाला लिख लो, ये वाला लिख लो और एक ऊपर वाला लिख लो, बस। लिखेंगे चूंकि इनमें एक ही स्वतंत्र चर यक्स है, क्योंकि इनमें एक ही स्वतंत्र चर x है, अतः ये साधारण अवकल समीकरण है। अतः ये साधारण अवकल समीकरण है। अतः ये साधारण अवकल समीकरण है। हो गया? चलो दूसरी हेडिंग लिख लो, आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण आंशिक अवकल समीकरण, इसमें लिखो ऐसे अवकल समीकरण, ऐसे अवकल समीकरण जिनमें केवल ऐसे अवकल समीकरण जिनमें केवल हो गया ना, जिनमें केवल एक ही, एक मिनट, एक से अधिक, केवल कहाँ लिखे तब, केवल काट दो, जिनमें एक से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं। ऐसे अवकल समीकरण जिनमें एक से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं। हो गया ना? और उनमें किसी के सापेक्ष किसी के भी अवकल गुणांक हो सकते हैं। किसी के सापेक्ष किसी के भी अवकल गुणांक हो सकते हैं। किसी के सापेक्ष किसी के भी अवकल गुणांक हो सकते हैं। आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। देखो इस तरह से, एक तो हमने इसमें डेल चिन्ह लगाया है,
डी का बिगड़ा हुआ रूप डेल हो गया। ये आंशिक को प्रदर्शित करता है, हमेशा कहीं भी अगर डेल दिखाया जाता है तो आंशिक को ही प्रदर्शित करता है। इसको हमने कक्षा 11 में भी पढ़ा था जब हम आंशिक आवेश पढ़ रहे थे तब, ठीक है ना। तो ये डेल है, आंशिक को प्रदर्शित करेगा। और वैसे भी इसमें देख रहे हो नीचे दो दिख रहे हैं, एक बार वाई एक बार जेड। इसका मतलब ये आंशिक अवकल समीकरण है, क्योंकि इसमें कितने स्वतंत्र चर हैं? दो स्वतंत्र चर हैं। कौन कौन? वाई और जेड, ठीक है। इसलिए आंशिक अवकल समीकरण। तो जैसे में लिख लो इसको, इसका अवकलन इसका समाकलन होगा। अवकलन नहीं करेंगे, मान लो ज्ञान करना, इसका समाकलन करेंगे तो अलग तरीके से होता है, उसका अध्ययन हमको यहाँ नहीं करना है। हो गया जी। नीचे लिखो, इस अध्याय में हम केवल, एक मिनट ऐसे लिख लो पहले इसके नीचे, इसमें दो स्वतंत्र चर, इसमें दो स्वतंत्र चर y तथा z, नीचे वाला ही स्वतंत्र चर होता है, ऊपर वाला नहीं। इसमें दो स्वतंत्र चर y तथा z हैं, इसलिए यह आंशिक अवकल समीकरण है। इसलिए यह आंशिक अवकल समीकरण है। हो गया। इसलिए यह आंशिक अवकल समीकरण है। नीचे लिखो एक इंडिकेट पॉइंट, इस अध्याय में हम हो गया, केवल साधारण अवकल समीकरणों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम केवल साधारण अवकल समीकरणों का अध्ययन करेंगे। आंशिक की चर्चा नहीं होगी यहाँ पे। हाँ, वहां हो सकता है। आगे लिखो हेडिंग, अवकल समीकरण की कोटि। पहला अभ्यास में दो चीजें हैं, एक कोटि और दूसरा घात, ठीक है ना। तो दो चीजों को पढ़ना है हमें। तो ये लिखो अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि। हो गया ना। चलो लिखो, अब कोटि क्या है? जो कोटि है हमें ये बताएगी कि हमने अवकलन कितनी बार किया है, ठीक है ना। जैसे हम ये लिखते हैं, ऐसे भी हमने इसको लिखा 2i dy dx बराबर 3x² + 1। तो इसमें दिख क्या रहा है, हमने कितनी बार अवकलन किया? एक बार अवकलन किया, क्योंकि dy dx से अर्थ निकलता है एक बार अवकलन। उसके बाद अगर हमको ये दिख गया 2 × d2i dx², उसके बाद बराबर 3x + 0, इस तरह से दिख गया, तो क्या हुआ? कितनी बार हमने अवकलन किया, इसका अर्थ क्या निकलता है? कितनी बार अवकलन किए जी? दो बार ना। ऐसे ही मान लो दिखे d3y dx³ बराबर 3x, इस तरह से दिखे, तो इससे क्या पता चला कितनी बार किया हमने? 3 बार। मतलब कैसे पता चल रहा है? ये जो d के ऊपर जो घात लगी है इसी से तो पता चल रहा है ना। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि किसी अवकल समीकरण में
डी के ऊपर जो सबसे बड़ी घात लगी होती है उसी को हम अवकल समीकरण की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, कोटि। ठीक है ना। उससे हमें पता चलता है कि उस अवकल समीकरण को प्राप्त करने के लिए हमने फलन y बराबर fx का कितनी बार अवकलन किया है। ऐसा समझ में, मतलब हमारे पास तो वास्तव में फलन पहले y बराबर fx ही रहा होगा ना। एक बार किए होंगे तो dy dx मिला होगा, दो बार किए होंगे तो d2y dx स्क्वायर मिला होगा, तीन बार किए होंगे तो d3y dx क्यूब मिला होगा। तो अगर हमारे पास ये अवकल समीकरण आ गया तो हम कहेंगे कि हमने y बराबर fx से इस अवकल समीकरण को प्राप्त करने के लिए एक, दो और तीन बार अवकलन किया है। कितनी बार अवकलन किया है, तीन बार अवकलन किया है, तब जाके ये अवकल समीकरण प्राप्त हुआ है। अगर ये अवकल समीकरण प्राप्त होता तो हम कहते कि हमने y बराबर fx का एक और दो बार अवकलन किया है। कितनी बार, क्योंकि ऐसा है क्या कि पहले बार का जो ले और दूसर का अवकलन करते हैं। एक फलन है तुम्हारे पास y बराबर साइन x, तुम डायरेक्ट इसका दूसर का अवकलन कर सकते हो क्या, नहीं, पहले एक बार करोगे ना तो dy dx बराबर d dx ऑफ साइन x अर्थात कितना, cos x। फिर एक बार करोगे ना तब तो d2y dx स्क्वायर बराबर cos x का माइनस साइन x आएगा। देख रहे हो नहीं देख रहे हो। निष्कर्ष, अगर ये अवकल समीकरण हमारे पास आया तो हम कहेंगे कि हमने y बराबर साइन x का दो बारी अवकलन किया है। हमने y बराबर साइन x का कितनी बारी अवकलन किया है, दो बारी। तो जो कोटि है क्या बताती है, कोटि हमें यह बताती है कि हमने यह अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए फलन y बराबर fx का कितनी बार अवकलन किया है। समझ गए ना, ये चीज को ध्यान देना है। या इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने अवकल समीकरण को प्राप्त करने के लिए कितनी बार अवकलन किया है। शार्ट तरीका हो जाएगा। तो लिखो इसमें पहले क्या लिखे हेडिंग, अवकल समीकरण की कोटि, क्वेश्चन लिखना ऑर्डर ORDER। हमारा रासायनिक अभिक्रिया में भी हम लोग पढ़े थे ऑर्डर ORDER। हो गया जी। लिखो इसमें, किसी अवकल समीकरण में हो गया ना, अवकल गुणांकों में d की सबसे बड़ी घात को हो गया ना, d की सबसे बड़ी घात को हो गया, उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। हो गया ना, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला लिखो पहले 2y dy dx इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 1, 2y dy dx इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 1। हो गया ना। आगे लिखो, चूंकि इसमें d की सबसे बड़ी घात, अब यहां देखो एक कई डी दिख रहा है, इसके ऊपर कोई घात लगी है क्या, नहीं लगी है, मतलब कितनी घात है, एक है ना, तो d की सबसे बड़ी घात एक है। ये इस तरह से हो सकता है, एक घात वाला है तो d की सबसे बड़ी घात एक है। हो गया ना, इसलिए इस अवकल समीकरण की कोटि, इसलिए इस अवकल समीकरण की कोटि
क्या है? इस अवकल समीकरण की कोटि 1 है, 1 है। तो क्या ना, ये वाला लिख लो अब, 2 इंटू d2y/dx² बराबर 3x प्लस 0। 2 इंटू d2y/dx² इज इक्वल 3x प्लस 0। हो गया ना? आगे लिखो, इसमें d की सबसे बड़ी घात, इसमें d की सबसे बड़ी घात इसमें d की सबसे बड़ी घात इसमें d की सबसे बड़ी घात 2 है, 2 है, इसलिए इसकी कोटि बराबर 2, इसलिए इसकी कोटि बराबर 2। एक ये वाला देख लेते हैं। देखो, d2y/dx² प्लस x इंटू dy/dx का होल क्यूब प्लस 3 इज इक्वल 0। इसमें बताओ कोटि कितनी है? अच्छा, मान लो उसको लिख दिए dx²। आप बताओ सबसे बड़ी घात कौन सी है? सही से बताना। उसके 3 घात लगा है तो क्यूब नहीं हो जाएगा? सबसे बड़ी घात जो होती है तो ध्यान देना, यहाँ पे जो घात लगी है वो dy/dx पे क्यूब लगा है, मतलब हमने अवकलन तो एक ही बार किया परंतु उसका घन कर दिया। क्या कर दिया जी? घन। जैसे मान लो हमारे पास फलन रहा होता y बराबर 3x, तो हमने इसका एक बार ही अवकलन कर दिया ना, dy/dx बराबर खाली 3 बचा x का तो 1 हो गया। उसके बाद लिख दिए इसका घन करने पर, अर्थात इसका घन कर दिए, होल क्यूब बराबर कितना हो गया? 27। तो क्या तुमने अवकलन 3 बार किया? नहीं, अवकलन तो एक ही बार किया, लेकिन उसका घन कर दिए, तो क्या उससे कोटि बढ़ गई? हमने क्या कहा, कोटि हमें क्या बताएगी? कोटि हमें बताएगी कि उसको प्राप्त करने के लिए हमने फलन का कितनी बार अवकलन किया है। तो तुमने अवकलन तो यहाँ एक ही बार किया, तो कैसे 3 मान सकते हो? नहीं मान सकते हो ना। इसका मतलब इसके ऊपर जो लगा है ये कोटि में नहीं जाता है, एक घात में ही जाएगा, जो दूसरा अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो कोटि देखने के लिए हमको d की ही सबसे बड़ी घात देखनी है। कौन सा? ये वाला दिखाई दे रहा है ना। इससे हमको मतलब नहीं है कि उसके ऊपर 2000 लगा 3000 लगाओ, जो अंदर d की घात लगी हुई है ना उसको देखना है। हो जाएगा? तो लिख सकते हो, लिखो। क्योंकि इसमें d की सबसे बड़ी घात 2 है। हाँ, पहले उसको लिखो, तब तो बिना लिखे लिखोगे। इसके नीचे लिखो अब, चूंकि इसमें d की सबसे बड़ी घात 2 है। चूंकि इसमें d की सबसे बड़ी घात 2 है, हो गया? इसलिए हो गया, इसकी कोटि 2 होगी, इसलिए इसकी कोटि 2 होगी। तो अभी हम कल पढ़ेंगे इसकी घात। घात क्या होती है? घात के बाद कुछ प्रतिबंध पढ़ेंगे कि मतलब अगर वो आ गए तो कोटि परिभाषित नहीं होगी या घात परिभाषित नहीं होगी। प्रतिबंध क्या क्या होंगे इनको कल देखेंगे हम लोग। कल